ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात युद्ध की करेंगे, बात डोनाल्ड ट्रंप की करेंगे। मिडिल ईस्ट में भयंकर गदर मचा हुआ है। मिसाइलों और बमों की बारिश से पूरे मध्य पूर्व में तबाही मची है। तो हॉर्मुज की जंग ने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया है। ट्रंप के लिए हॉर्मुज खुलवाना किसी पजल से कम नहीं है। अब उन्होंने ईरान को 48 घंटे का वक्त दिया है। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज से हट जाओ वरना बहुत बड़ा हमला करेंगे। आज तक उनके हाथ किसने बांधे हुए थे? खैर, ईरान की एनर्जी फैसिलिटीज को तबाह कर देंगे, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ईरान कौन सा चुप बैठा है? उसने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप हमारी एनर्जी फैसिलिटीज को टारगेट करेंगे तो अंजाम बहुत भयानक होगा। हम मिडिल ईस्ट में अमेरिकी कंपनीज को तबाह कर देंगे, आईटी कंपनीज पर मिसाइल बरसाएंगे। ईरान ने कहा कि पूरे रीजन में अमेरिका और उसके सहयोगियों पर इतनी मिसाइलें बरसाएंगे कि कभी वो भूल नहीं पाएंगे। तो एक स्टेटमेंट हमने आपके सामने रख दिया डोनाल्ड ट्रंप का। ये डोनाल्ड ट्रंप है विजय जी, जो एक पल कहते हैं कि जाओ जाकर अपना तेल बेच लो, तुम्हें 30 दिन की मोहलत देता हूं। एक पल ये कहते हैं कि तुम्हें 48 घंटे का अल्टीमेटम देता हूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो। डोनाल्ड ट्रंप एक तय कर लेना कि अल्टीमेटम देना चाह रहे हैं या छूट देना चाह रहे हैं। यही तो तय नहीं कर पा रहे हैं वो। आपकी बात सुनने तो तय कर ली, इसलिए वो इस समय ऐसे दुविधा में फंस गए हैं, ऐसे मझधार में फंस गए कि जहाँ से निकलना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। इस युद्ध को वो छोड़ नहीं सकते, खत्म करने की स्थिति में आई नहीं है। लेकिन ये सच है कि ईरान की तबाही उन्होंने बहुत बड़ी कर दी है। और अभी आप सीरियसली लीजिए, वो जो तेवर पिछले 3-4 दिन से दिखा रहे हैं, मैं कल परसों भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो जापानी प्राइम मिनिस्टर है ना, जापानी प्राइम मिनिस्टर के सामने पर्ल हार्बर की चर्चा उन्होंने की, नागासाकी हिरोशिमा की चर्चा की, और आज फिर उन्होंने कहा कि जो एनर्जी फैसिलिटीज़ को हम तबाह कर देंगे। तो और पिछले 2 महीने 6 महीने में यदि ट्रंप का बिहेवियर देखें तो उनकी बातों को सीरियसली लेना चाहिए आपको। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा हमला करेंगे, पावर हाउस पर हमला करेंगे। मुझे लग रहा है कि वो वहां पहुंच गए। क्या हो सकता है? वो अब वहां पहुंच गए हैं, क्योंकि अब ये उनकी प्रतिष्ठा का सवाल आ गया कि ट्रंप बड़े नेता हैं कि नहीं दुनिया के। ये लड़ाई वहां पहुंच गई। ये लड़ाई ईरान, इजराइल, ओमान, कतर, बहरीन, गैस, इस पर नहीं रही है, ये पहुंच गई है वहां। वैसे उनके इंटरेस्ट तो सारा का सारा तेल की लड़ाई है, लेकिन अब उनकी प्रतिष्ठा पर पहुंच गई है कि अब देश को, दुनिया को ये तय करना है कि ट्रंप दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं कि नहीं है। इसके लिए वो कहीं तक भी जा सकते हैं। इस बात में मुझे आशंका नहीं लगती। मुझे एक छोटी सी बात है, इस बात का डर लग रहा है कि मैं फिर ये बोलूंगी कि क्या कोई न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से नंताज पर पहले उन्होंने बंकर बस्टर बम दागे अमेरिका ने, और उसके पलटवार में ईरान भी डिमोना तक पहुंच गया, इजराइल में जहां पर उनके न्यूक्लियर प्लांट है। अब वहां पर अगर थोड़ा न्यूक्लियर रेडिएशन बाहर आ जाता, कितनी बड़ी त्रासदी होने जा रही है। तो ये दोनों तरफ के स्टेटमेंट ऐसे ही है कि अब जो होगा उसके बाद फिर कुछ नहीं बचेगा। डियागो गार्सिया तक जो हमला किया, हाँ, त्रासदी तो हो गई है, लेकिन त्रासदी तो वैसे ही बहुत बड़ी हो चुकी है ना। हम लोग क्योंकि यहाँ से देख नहीं पा रहे हो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इतने दिनों की लड़ाई हो गई, 28 को शुरू हुई थी, आज यहाँ हम लोग पहुंच आए हैं, तारीख हो गई है कितनी, आज 22 तारीख हो गई। तो आप 23 दिन की लड़ाई, 24 दिन की लड़ाई हो चुकी है। क्या तबाही हुई होगी उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि शायद अब ट्रंप मतलब उस जगह पर खड़े हैं, और कई बार हम लोग इसको समझिए, वो दूसरे कार्यकाल में है, उसके बाद कार्यकाल मिलना असंभव है। जो इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है अमेरिका की, उसमें अगर वो कमजोर दिखेंगे तो वो मिड टर्म में भी हारने वाले हैं। ऐसे में बड़ा खतरनाक हो जाते हैं ट्रंप, और ट्रंप की पूरी लड़ाई ही यही है। अब अगर वो मांगा नहीं करते दिखेंगे तो क्या करेंगे वो? तो जाहिर है कुछ ऐसा एक अचानक कोई ऐसा काम वो कर सकते हैं। और ईरान का क्या है कि वो कह रहा है कि हम तो बर्बाद हो चुके हैं। दिक्कत यह है कि दो के दोनों किसी की सुनने को तैयार नहीं। ईरान ने जो शर्तें दी हैं वो अमेरिका किसी कीमत पर नहीं मान सकता, और अमेरिका इससे पहले मान नहीं सकता कि वो ये दिखे कि उसकी जीत होती दिख रही। अब कोई मतलब मिड पाथ निकालना पड़ेगा कि दोनों को लगे, वरना मैं भी ये मानता हूं कि किसी भी जगह तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं ट्रंप। इसमें कोई इफ बट जब आप हद कहते हैं तो वो न्यूक्लियर भी है, न्यूक्लियर भी हो सकता है, कहीं तक भी जा सकते हैं। आज के समय में न्यूक्लियर क्या भाई, न्यूक्लियर से पहले जितने तरह के, अभी जो इजराइल ने कहा ईरान के लिए ताजा कि उसने वो जो प्रतिबंधित हथियार है यूनाइटेड नेशंस के, उसका इस्तेमाल कर लिया है। आप अगर प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो न्यूक्लियर जैसा ही तो खतरनाक है।
मुझे लगता है सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशन का हेड ऑफिस को ताला लगा देना चाहिए, यूनाइटेड नेशन को। सर वो है भी, वो कुछ कर नहीं, अब है ही नहीं, कोई सुन नहीं रहा, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल को सुन नहीं रहा, यूनाइटेड नेशन को कोई सुन नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि इसका जो भारी भरकम खर्चा वो सब ताले लगा दो, जिस देश को जो मनमानी आते हैं करते रहना चाहिए। ट्रम्प ने कहा कि 48 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली नहीं किया तो हम हमला कर देंगे, उससे बड़े नुकसान ईरान को उठाना पड़ेगा। उस धमकी के बाद ईरान ने अभी 4 मिसाइलें इसराइल के ऊपर फिर से भेज दी और ईरान कह रहा है कि हम पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार है, भले ही हमारे बड़े टॉप लीडर्स मारे गए, अभी भी हम इस स्थिति में है कि हम अमेरिका को के छक्के छोड़ा देंगे। तो मुझे लग रहा है कि अब दुनिया के तमाम बड़े देशों को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए कि लड़ाई कहाँ जाकर रुकेगी। पूरी दुनिया इस उथल पुथल से परेशान है। जिस तरीके से ट्रंप और इसराइल ने ईरान को बर्बाद कर दिया, ईरान ने जिस तरीके से अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा है, आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पूरे दुनिया के लिए तेल आ रहा है, भारत परेशान हो रहा है, दुनिया के तमाम देश परेशान हो रहे हैं और संकट आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। जितना युद्ध बढ़ेगा उतना संकट बढ़ेगा। अमेरिका बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी ताकत है, अमेरिका झेल जाएगा, लेकिन भारत और दूसरे जो देश है उनके लिए आने वाले समय में कितनी समस्या उत्पन्न होने वाली है। तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि भाई संवाद किया जाए, संघर्ष अपनी जगह, संवाद से कोई रास्ता निकाला जाए। संवाद का कोई चैनल अभी तक ओपन होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ईरान ने तो पूरा टोटल शटडाउन कर रखा है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुझे लगता है इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी अगर आगे बढ़ के इस मामले में इनिशिएटिव लेंगे तो ही ईरान भी इस बात को सुनेगा और अमेरिका और इजराइल भी सुनेंगे। ठीक, एक डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई और खबर हम दर्शकों के सामने रख दें। FBI के पूर्व डायरेक्टर की मौत पर ट्रंप ने खुशी जताई है। आप हैरान होंगे, मैं भी चौंकी थी जब मैंने ये पोस्ट उनका पढ़ा था। ट्रंप ने रॉबर्ट म्यूलर की मौत पर खुशी जाहिर की और कहा कि उनकी मौत से मैं खुश हूं, अब वो बेगुनाह लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचा पाएंगे। 81 साल के रॉबर्ट म्यूलर की मौत पर ट्रंप का ये बयान चर्चा का बड़ा विषय है। दरअसल ये वही म्यूलर थे जो ट्रंप के खिलाफ जांच कर रहे थे। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में रूस के रोल को लेकर भी ट्रंप से वो पूछताछ कर चुके हैं। इस केस में उन्होंने कई साक्ष्य भी जुटाए थे, ऐसा कहा जाता है, लेकिन सिटिंग अमेरिकी प्रेसिडेंट के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम तक वो नहीं पहुंचा सके। ट्रंप का उनसे पंगा पुराना है, लेकिन हमारे यहाँ तो रागी जी ये कहते हैं कि ना दुश्मन भी हो, लेकिन अगर उसका देहांत तो हो जाए तो उसके सारे पाप जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो एक कहावत है, मरल पूत के बड़े बड़े आंख, यानी कोई मर जाता है नहीं, कहता उसकी आंखें कितनी बड़ी बड़ी थी, कितनी आंखें चमकती थी, तारीफ करते हैं यानी कि लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। आपने देखा नहीं, अतीक अहमद मारा गया तो हमारे एक शंकराचार्य जी भी जो है उसके लिए कहने लगे, उनके भी हृदय में परिवर्तन आया, बोले कि उसको मार दिया गया। अतीक अहमद जैसे दुर्दांत आदमी के लिए आपने देखा नहीं कितने लोग सड़कों पर आकर के उसके जो अंतिम क्रिया में थे वो शामिल होने लगे, जैसे वो लगता हो नायक हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तंज नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे यहाँ है, संवेदना निकल जाती है, बड़े दुर्दांत लोगों के लिए भी संवेदना हमारे यहाँ निकल जाती है। और इस प्रकार की वो बातें नहीं, एक किसी राष्ट्रपति को ये बात शोभा नहीं देती है, और वह भी मन में अब दबा करके रख लेते, बात समझ में आती है। आपके मन में हो भी दिया कि आपके खिलाफ इसने आपको तंग किया हो, या आपके खिलाफ वो केस की सुनवाई कर रहे थे, इन्वेस्टिगेट तो ना बोले वो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक चीज आना चाहते हैं कि ये जंग किस तरफ जा रहा है। अब कई हमारे यहाँ पत्रकारों में लोगों को भी रहा है, वो सारा का सारा जो है, जैसे उनको लग रहा है नरेंद्र मोदी पर भी वो टूट पड़े हैं, जैसे लग रहा हो कि नरेंद्र मोदी ने ही ये युद्ध करवा दिया या भूमिका ने। अरे भाई, हमारी क्या भूमिका हो सकती है? हम दोनों को समझा सकते हैं। ट्रंप ने पुतिन को रोक लिया क्या, या रशिया को रोक लिया, या यूक्रेन को रोक लिया क्या? दोनों युद्ध में उलझे रहे तो उलझे ना। आज हम इसलिए कराह करके और हम नरेंद्र मोदी की तरफ उनको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, हमने भाई युद्ध तीन लोग इसमें हैं। हमारी भूमिका सिर्फ इतनी ही हो सकती है कि हम तीनों पक्ष से बात करें और कहें कि भाई आप लोग युद्ध में न जाइए। ये प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये भारत सरकार कर रही है, भारत के विदेश मंत्री कर रहे हैं। इसके बावजूद जी भारत सरकार पर एक अभियान चलाया जा रहा है। मैं बताऊं, मैं पोस्ट पढ़ देती हूँ। 10 साल लगे थे रुपए को 44 से 60 तक आने में, मोदी जी 10 सालों में 60 से 94 पार ले आए हैं। अब जो परिस्थिति है उसके पीछे कारण कौन है? युद्ध मोदी ने छिड़वा दिया। वही कह रहे हैं कई लोगों का है। अब मैं तो देख रहा हूं बड़े बड़े राष्ट्रीय पार्टी, उनके प्रवक्ता, बड़े प्रवक्ता
आप चले गए, आप इजराइल क्यों चले? अरे भाई, प्रधानमंत्री की यात्रा कोई 5 दिन पहले तय होती है? उसकी यात्रा जो है वो महीनों पहले तय होती है। और कोई भी देश यदि युद्ध में जा रहा हो, चाहे वो आप कितने बड़े मित्र क्यों नहीं हो, ये शेयर करेगा क्या कि हम उसको कल अटैक करने वाले हैं या परसों अटैक करने वाले हैं? कोई कहता है, ये बताता है? कितने भी बड़े मित्र हो आप, डिप्लोमेसी की दुनिया में कोई नहीं शेयर करता है। तो प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करना या भारत सरकार को कटघरे में खड़ा करना वर्तमान क्राइसिस के लिए, मुझे लगता है कि ये मानसिक दिवालियापन है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। एक मिडिल ईस्ट से रिपोर्ट आ रही है, वो और डराने वाली है, और जो लोगों को एक आशंका थी उसी तरफ चीजें जा रही हैं। क्या ये जंग न्यूक्लियर वॉर की शक्ल लेगी? एक तरफ अमेरिका और इजराइल, दूसरी तरफ ईरान, तीनों ने अभी तक कोई भी बातचीत हो, कोई डिप्लोमेटिक रूट हो, कोई कूटनीति अपनाई जाए, ऐसा कोई कदम ना उठाया है और ना बातचीत में ऐसा कोई अंदेशा जताया है। अब तो न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया जा रहा है। ईरान ने इजराइल पर हमला किया। अराद और डिमोना में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने कोहराम मचा दिया। खबर इससे भी कुछ स्टेप आगे बढ़ गई है। ईरान ने जहां पर मिसाइलों की बारिश की, वहां से चंद किलोमीटर दूर पर ही न्यूक्लियर फैसिलिटी है। ईरान ने उसी को टारगेट किया था। अरद और डिमोना में इजराइल के न्यूक्लियर रिसर्च लैब है। बताया जा रहा है कि यहां पर इजराइल के 80 परमाणु बम रखे हुए हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर यहां पर रेडिएशन होता, अगर निशाना सटीक बैठता, तो कितनी तबाही आती। दरअसल इजराइल और अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर सिटी पर हमला किया था। नतांज पर हमले के बाद ईरान बौखलाया और फिर उसने इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट किया। गनीमत यह रही कि जो IAEA जो है, उसने ये बताया है कि कहीं भी किसी भी परमाणु संयंत्र से कोई रेडिएशन नहीं हुआ है। जो पहले की स्थिति थी, अभी भी वही स्थिति बनी हुई है। लेकिन अब जो हमला हो रहा है विजय जी, वो हमला होने के बाद फिर चेक भी किया जा रहा है कि क्या कोई रेडिएशन तो नहीं हुआ, कहीं कोई मैस डिस्ट्रक्शन तो नहीं होने जा रहा है। अभी तक वो स्थिति नहीं आई है, लेकिन उसके करीब करीब पहुंच गए हम, उस सर्किल के करीब पहुंच रहे हैं। ये खबर तो उसी सर्किल के पास है। उसके सर्किल के पास है। तो जब सर्किल के पास पहुंच जाते तो किसी दिन हो भी जाता है। और फिर आप ये भी कह सकते हो, हाँ वो गलती से हो गया, हमारा निशाना ये नहीं था, ये सब बात भी हो सकती है कि कोई हो जाए। लेकिन हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, और वो वजह भी है कि अब करीब करीब 24-25 दिन हो गए, 1 महीना होने को आ गया है, और युद्ध खत्म होने की कोई संभावना अभी नहीं दिख रही है। बढ़ गया है बल्कि युद्ध। और ये जंग तो खत्म होने के लिए आप समझिए कि जिस दिन बातचीत शुरू होगी उसके बाद भी महीने, 2 महीने, 4 महीने लग जाए, कोई गारंटी नहीं है। ये नहीं है आप जो सोच रहे हैं कि भाई अभी तो बातचीत शुरू हो गई, तो बातचीत शुरू होने के बाद कल अगले दिन थोड़ी हो जाएगा। वो तो उसमें 6 महीने तो वहाँ यूक्रेन में आप देख रहे हैं बातचीत को लेकर क्या हुआ है। तो ये जंग बढ़ रही है, और न्यूक्लियर उसको लेकर, और अब किसी को कोई परवाह बची नहीं है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। जैसे अभी समीर जी ने भी जिक्र किया, यूएनएससी की बात हुई, यूनाइटेड नेशंस की बात हुई, तो वहाँ पर कोई देखने वाला ही नहीं है। तो सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, और ताकत का खेल चल रहा है। अमेरिका या इजराइल कुछ कर देगा तो कोई उनको रोकने वाला है क्या? और ईरान उसके बदले के लिए कहीं पहुंच जाए तो उससे कोई पूछने वाला है ही नहीं। मतलब वो किसकी परवाह कर रहे हैं। तो दुनिया उस तरह से लगातार एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच रही है। और अब ये बार बार ये सोचना कि प्रधानमंत्री मध्यस्थता कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का कोई रोल ही नहीं है इसमें, ईमानदारी मैं बताऊं। अब जबरदस्ती उनको फंसा रहे हैं वहां पर न। हमको तो केवल अभी क्या करना है कि भारत उसमें कैसे सुरक्षित रहे, भारत के इंटरेस्ट कैसे सुरक्षित रहे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। विश्व शांति के लिए विश्व नेता ही तो हस्तक्षेप करेगा। केवल ये है क्योंकि ये सारे नेता ही तो हस्तक्षेप करेगा। इसमें समझिए, हमारे सारे देश हो, अमेरिका हो, ईरान हो, इजराइल हो, तीनों ही हमारे कोई एनिमी कंट्री नहीं है। तीनों ही मित्र देश हैं एक तरह से। किसी को प्रोफेसर साहब मित्रवत देश कहें, मित्र देश कहें, वो सबसे किसी के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, मेरे मुंह से निकलने वाला था मित्र और मित्रवत वाली बात। तो किसी के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, किसी के साथ बिजनेस है, किसी के साथ ऑयल है, किसी के साथ और हमारा गैस का टैंकर आया ही अब अमेरिका से आया भारत पहुंचने पर। भारत अभी उस स्थिति में नहीं है, और मध्यस्थता का दौर तब आता है जब कोई लोग इसके लिए तैयार हों। अभी तो ये लोग केवल विनाश के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। तो वहां पर ये नहीं हो सकता कि भारत कोई इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाएगा। मतलब निभा सकता होगा, लेकिन आज वो समय नहीं आया है जब भारत इसमें कोई काम करे। भारत अपनी तरफ से काम कर रहा है। जैसे अभी प्रधानमंत्री ने 8 प्रमुखों से, राष्ट्र प्रमुखों से बात की है, तो वो उस स्तर पर कैसे किया जाए। लेकिन एक बात जो और इस खबर में चर्चा करने वाली है वो ये है कि आयरन डोम का लोहा पूरी दुनिया मानती है, लेकिन फिर भी ईरानी मिसाइलों के सामने आयरन डोम की नहीं चली।
सवाल ये उठ रहा है और सोशल मीडिया को भी आप खोलकर देखिएगा तो सब ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि आयरन डोम फेल हो गया, क्योंकि जहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी है, न्यूक्लियर फैसिलिटी के आसपास तो और ज्यादा सुरक्षा होगी। इसके बावजूद ईरान की मिसाइल वहां पर पहुंच गई, डिमोना पहुंच गई, अरद पहुंच गई। आयरन डोम को कैसे भेद पाने में ईरानियन मिसाइल कामयाब हुई है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हर्षवर्धन जी कि अब वो इजराइल भी एग्जॉस्ट हो रहा है, उसका आयरन डोम, उसका सुरक्षा तंत्र एग्जॉस्ट हो रहा है? नहीं, देखिए सुरक्षा तंत्र तो पिछली बार भी एक्सपोज हुआ था जब एक दिन में एक साथ करीब 2000 मिसाइलें दागी थी ईरान ने। जब पिछला युद्ध हुआ था कुछ दिनों के लिए, जब B-2 बॉम्बर भी गया था, तब भी उनके कई शहरों पर, कई बिल्डिंग्स पर ऐसी स्थिति बनी थी। लेकिन फिर भी इजराइल का जो सुरक्षा चक्र है वो बहुत शानदार है। जिस तरह से हम ईरान में देख रहे हैं कि लगभग तबाही हो गई है, ब्लैकआउट हो जाता है, लगभग लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इमारतें एकदम तबाह हो चुकी हैं। यहां ऐसा नहीं है, यहां उसके लोग अभ्यस्त हैं, उसकी पूरी तैयारी। हां, अभी जो हमला हुआ है उसमें जरूर 100 के आसपास लोग घायल हुए हैं। अभी जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनका जो बयान है कि ये सबसे ज्यादा खतरनाक रात रही हमारे लिए, तो वो दिखा रहा है कि मुश्किल तो थोड़ी उनकी बड़ी है। और किसी भी युद्ध में जब इतनी बड़ी लड़ाई होती है तो एक समय के बाद आप असेसमेंट चूकने लगते हैं, आपका अनुमान खत्म होने लगता है। पहले तो आप शुरू में सब कुछ आपको पता है, जब एक्टिव होते हैं, जब चारों तरफ से इस तरह के हमले होते हैं तो कई बार आप उसको मिस भी करते हैं। तो नुकसान इजराइल का भी हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि उसका सुरक्षा चक्र भी पूरी तरह से खत्म हो गया है या कहें कि कमजोर पड़ गया है। दरअसल ईरान ने पूरी दुनिया को सरप्राइज दिया है। तेल अवीव के आसमान में ऐसी तस्वीरें नहीं देखी गई। अब मिसाइलों की बारिशें वहां पर हो रही है। ये तस्वीरें तेल अवीव की हैं। यहाँ पर ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल के इंटरसेप्टर्स ने खूब मेहनत की, मगर कई मिसाइलें फिर भी रिहायशी इलाकों में आकर गिरी। कहीं पे मिसाइलें आके गिरी, कहीं पर डिब्रीज आकर गिरी और उससे तबाही आई है। डिमोना के अंदर, डिमोना की तरह ही अराद में भी हमले से कितनी तबाही हुई उसकी एक तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। इसमें 2 महिलाएं आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रही हैं, 2 पेट भी दिखाई दे रहे हैं। मिसाइल आकर गिरी तो उसके बाद पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर से जो था, शीशे, लकड़ी का जो दरवाजा या वो सब टूट कर अंदर गिर गया। लेकिन बड़े दिलेर किस्म के लोग हैं वहाँ के भी, फिर वहाँ से उठे और सोचिए खाना खाने के लिए बैठे हुए थे, डाइनिंग टेबल नजर आ रही है। इजराइल के अंदर जो है ना, पहले जो होता क्या कि शहर के अंदर बंकर बनाए हुए जी जी। अब उन लोगों ने जो नया अपार्टमेंट सिस्टम आया है, मुझे जानकारी में कहीं पढ़ रहा था और वहाँ के लोग बात भी कर रहे थे, अब अपार्टमेंट के ही अंदर आपको नीचे उतर करके जाना नहीं पड़ेगा। आपके घर में ही एक घर ऐसा बना दिया गया है जिसमें वो बंकर की तरह है, पूरा कंक्रीट से है और वो आप बंकर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उनको बताया जाता है कि भाई यदि नहीं ऐसा हुआ तो आप सीढ़ियों पर जा करके, क्योंकि वो कंक्रीट की पूरी होती हैं, तो वहां पर आप सुरक्षित रहेंगे। इस तस्वीर में वही लग रहा है जैसे कि कोई सीढ़ी की तरफ या जो लोग वहां के बता रहे थे वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जो हुआ है, ऐसा नहीं है कि इंटरसेप्ट करने के बाद डिब्रिस तो कहीं ना कहीं गिरेगा और कई जगह वो 5000 किलो जो है, 1000 किलो जो है वो वारहेड्स रखे हुए हैं, तो कहीं तो आकर के टकरा करके गिरेगा। वैसी स्थिति में यदि आपने अलार्म को फॉलो नहीं किया, सायरन को फॉलो नहीं किया, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस जो आते हैं आपको फ्लैश करते हैं आपके मोबाइल पर, उसको फॉलो करके आप बंकर में नहीं आते हैं, तब जान माल की हानि होती है। नहीं तो कहा उन्होंने कि से हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, 2% की हानि हुई है जी, आप कह सकते हैं। बाकी हम हर तरीके से सुरक्षित हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है और हम इसके लगभग अभ्यस्त हो चुके हैं कि ऐसा वार होता है तो हमको यही चीजें करनी है। लेकिन जो दूसरी तरफ जिसके बारे में हर्षवर्धन त्रिपाठी कर रहे हैं, ईरान को उन लोगों ने, आप सोच सकते हैं जहां 22,000 बॉम्बिंग किया गया हो, 22,000, अनुमान यह किया जाता है कि 22,000 से 24,000 के बीच में बॉम्बिंग की गई हो, उसके शहर कितने बर्बाद हुए होंगे, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर कितने बर्बाद हो गए हैं। ईरान को खड़ा होने में, दोबारा खड़ा होने में 10 साल नहीं 20 साल लग जाएंगे आज की स्थिति में। बेशक वो दुनिया को परेशान किए हुए हैं और मैं कहता हूं भाई आप लड़िए ना, आप लड़ लीजिए, लेकिन दुनिया को आप उस युद्ध में झोंकना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें तो आज के दिन में ऐसा नहीं है। ईरान के प्रति बहुत हमदर्दी लोगों के बीच में रह गई हो, मुझे नहीं लगता है कि ईरान के प्रति हमदर्दी है। लोगों को अमेरिका से भी गुस्सा है कि भाई तुमने इस प्रकार की चीजें की हैं, लेकिन अब आकर के वो ईरान से भी गुस्सा आ रहा है कि भाई
आप लड़ाई में हम सभी के अर्थव्यवस्था को आपने बर्बाद करके रख रखा है। यूक्रेन और वो दोनों लड़ रहे थे तो वो कम से कम इस स्थिति पर नहीं आ रहे थे कि तीसरे देश को यदि कोई रसद या सामान आ रहा है, उनके चीजों को, वो कार्गो को हिट नहीं कर रहे थे। वो तेल पे नहीं 4 साल लग गए ना उस लड़ाई को, कोई अंत नहीं हुआ। वही जब आप सबको लेकर आते हो तो सबका प्रेशर है कि ये नई तरह की वॉर स्ट्रेटेजी है। तो हमारे तो तेल का भी संकट है, हमारी गैस का भी संकट है, तो पूरी दुनिया सतर्क हो गई। ये हमारे घर तक पहुंचने वाला युद्ध है, इसलिए हमें परेशानी है, इसलिए हम पहले दिन से लेकर आज हमें परेशान नहीं है, सारे लोग परेशान हैं। मैं फिर भी मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसलिए बात कर रही हूं, इस वक्त मैं अपने भारतीय दर्शकों को संबोधित करते हुए कह रही हूं कि हाँ, हमारे सामने परेशानी है, लेकिन क्या हम इस परेशानी में हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं? नहीं, हम इस जंग की परिस्थिति में भी अपनी ऊर्जा आपूर्ति के लिए लगातार बात कर रहे हैं। और इसी की एक मिसाल आपके सामने रखने जा रही हूं। मिडिल ईस्ट में जंग में भारत में गैस और तेल का जो संकट खड़ा हुआ है, उससे लड़ने के लिए केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। उपभोक्ताओं की परेशानी को दूर करने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है। आज शाम प्रधानमंत्री मोदी ने सीनियर मिनिस्टर्स के साथ एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इसमें पेट्रोलियम, कच्चा तेल, बिजली, फर्टिलाइजर क्षेत्रों से जुड़े हुए हालात पर चर्चा होगी। साथ ही देश भर में डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी बात की जाएगी। इस बीच एक बड़ी खबर और राहत की खबर यह भी है कि अमेरिका से भी एक गैस का टैंकर भारत की तरफ पहुंचने जा रहा है। ये भी तस्वीरें जो है हमारे दर्शकों के सामने बहुत जल्द आने जा रही है। फर्टिलाइजर के क्षेत्र में इसलिए चर्चा करनी बहुत जरूरी है कि फर्टिलाइजर को लेकर भी एक चिंता जरूर भारतीयों के मन में थी, क्योंकि यूरिया का भी की बहुत बड़ी खेप जो है वो बाहर से हमारे देश में 65% जी 65% जो है यूरिया बाहर से आता है। तो वो तो हमारी कृषि से भी जुड़ी हुई खबर है। तो ये सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, कमर्शियल गैस, घरेलू गैस, पीएनजी, एलपीजी, इन सब पर सरकार लगातार नजर बनाए हुए है और अपनी आपूर्ति को पूरा करने के लिए लगातार तत्पर है।